भानगढ़ सूर्यास्त के बाद एक चीखती हुई दास्तां। राजस्थान की तपी हुई जमीन पर जब सूरज आखिरी सांस लेता है तो भानगढ़ का किला एक जिंदा नरक का द्वार बन जाता है। उसके विशाल टूटे हुए गेट पर एएसआई का वो खुरदुरा बोर्ड अब सिर्फ एक मजाक लगता है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। यहां तो नर्क शब्द भी अपनी गरिमा खो देता है। आरव, जिसका कैमरा ही उसकी ढाल था, अपने लेंस पर जमी धूल को पोंछ रहा था। उसकी रगों में डर नहीं, बल्कि वो बेताबी दौड़ रही थी जो मौत को कंटेंट समझती है। उसके पिता की एक्सीडेंटल मौत ने उसे पत्थरों का बना दिया था। भावनाओं को उसने कैमरे के फ्रेम में कैद कर दिया था। उसके साथ थी मेघा, एक पत्रकार जिसकी आंखों के नीचे स्याही के घेरे इस बात का सबूत थे कि रातें उससे कुछ मांगती हैं। उसकी मां ने आत्महत्या की थी। एक खामोश, अनसुनी चीख मेघा यहाँ हर उस खामोशी को चीरने आई थी जो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। कबीर, तर्क का पुतला, भूत प्रेत, आत्मा, सब बकवास। उसके लिए यह सब सिर्फ हवा का वहम था। पर उसकी जेब में रखी छोटी बहन की तस्वीर जो 10 साल पहले गायब हो गई थी, उसकी हर तर्क को खामोश कर देती थी। अगर भूत होते तो उसकी बहन क्यों नहीं लौटती? यह सवाल उसे हर रात नोचता था। और सबसे पीछे था ईशान। गाइड पर उसकी चाल में गाइड वाली मस्ती नहीं, बल्कि किसी शिकार की मजबूरी थी। उसकी आंखें किले की दीवारों पर ऐसे टिकी थीं, मानो वे उसे निगलने को तैयार हों। जैसे ही उन्होंने सूखी कंटीली झाड़ियों के बीच से कदम रखा, एक ठंडी सड़ चुकी हवा का झोंका उनके रूहों तक को कंपा गया। हवा में बारूद और सड़ी हुई लाशों की गंध थी। किले के अंदर कदम रखते ही समय खुद एक गहरी सांस लेता है और थम जाता है। आरव ने अपने कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाया। दोस्तों, हम भानगढ़ के अंदर हैं। सूरज ढल चुका है और अब यहाँ की असली कहानी शुरू होगी। तभी एक भयानक, दिल दहला देने वाली धड़ाम की आवाज के साथ मुख्य द्वार बंद हो गया, इतना जोर से कि जमीन तक कांप उठी। कबीर ने हंसी के बहाने डर को छिपाने की कोशिश की, बस हवा का झोंका, हा हा हा। पर उसकी हंसी एक चीख में बदलने वाली थी। वे आगे बढ़े। नर्तकियों की हवेली से गुजरते हुए पायल की छनछन की आवाज, जो अब तक मधुर लगती थी, हड्डियों को चीरती हुई महसूस हुई। मेघा अचानक रुक गई। उसके शरीर से जान निकल गई थी। मेघा, क्या हुआ? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसका अपना गला भी सूख रहा था। किसी ने मेरा नाम लिया। मेघा की आवाज कांप रही थी। मां की आवाज में मेघा, मेरी बच्ची। उसकी आंखों में दहशत का अंधेरा उतर आया। आरव ने कैमरा घुमाया। नाइट विजन स्क्रीन पर एक धुंधली नीली परछाई दिखी। एक औरत घुटनों के बल बैठी, सिसकती हुई। लेकिन जब आरव ने अपनी नजरें हटाईं तो अंधेरा उस जगह को फिर निगल गया। पास के पुराने मंदिर की घंटी बजने लगी। टन टन टन। हर घंटी की आवाज उनके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। ईशान, जो अब तक एक परछाई सा चल रहा था, अचानक एक टूटे हुए चबूतरे पर गिर पड़ा। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। उसमें एक सदियों पुराना दर्द गूंज रहा था। तुम लोग भूत ढूंढने आए हो? यहाँ भूत नहीं, यहाँ सदियों से चीखती हुई आत्माएं कैद हैं। राजकुमारी रत्नावती, वो इस किले की धड़कन थी,
जिसे जमाने ने रोक दिया। वो आजाद रहना चाहती थी, किसी तांत्रिक की वासना का शिकार नहीं। उसने बताया कि तांत्रिक सिंघिया ने कैसे अपनी काली शक्तियों से रत्नावती को पाने की कोशिश की और कैसे रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को पत्थर पर फेंक दिया था, जिससे तांत्रिक खुद अपनी ही मौत का शिकार बन गया। मरते समय सिंघिया ने जो श्राप दिया था वो हवा में नहीं, इन पत्थरों में गूंज रहा है। जो मुझे ठुकराएगी वो कभी शांति नहीं पाएगी। यह शहर सिर्फ राख नहीं होगा, यह यादों का कब्रिस्तान बनेगा। तभी एक भयानक, दिल को दहला देने वाली औरत की हंसी पूरे खंडहर में गूंजी। वह हंसी नहीं थी, वह दर्द से छटपटाती हुई आत्मा की चीख थी जो अब तक खामोश थी। वे भागते हुए महल के एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां एक विशाल, धूल से ढका आईना खड़ा था। मेघा, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो, उस आईने की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने आईने पर हाथ रखा, उसके शरीर से एक भयानक चीख निकली। आईने में मेघा नहीं थी, वहां एक राजकुमारी खड़ी थी शाही लिबास में, पर उसकी आंखें खून के आंसू रो रही थीं। उसके होंठ खुले थे पर आवाज नहीं आ रही थी। वह चीख रही थी बिना आवाज के, मैं राक्षस नहीं हूं। आईने से एक भयानक फुसफुसाहट उभरी, मैं बस एक भूली हुई कहानी हूं। जब कोई औरत मरती है तो उसे सिर्फ एक डरपोक कहानी में बदल दिया जाता है। क्या तुम मेरी चीख को आवाज दोगी? मेघा के भीतर उसकी मां का दर्द उमड़ पड़ा। वह रोने लगी, पर उसके आंसुओं में अब सिर्फ रत्नावती का दर्द था। तभी कबीर को एक कोने से आवाज आई, भैया, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? कबीर का दिमाग फट गया। अंधेरे में उसकी छोटी बहन खड़ी थी, उसके हाथ में वही गुड़िया थी जो उसके गायब होने के दिन थी। तुम मुझे बचा सकते थे भैया, क्यों नहीं बचाया? कबीर चीखता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका विज्ञान, उसका तर्क सब एक पल में राख हो गया। वह पागलों की तरह भगवान को पुकारने लगा, पर जवाब में सिर्फ तांत्रिक की दिल दहला देने वाली हंसी गूंजी। ईशान अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे उनमें अंगारे जल रहे हों। तुम चौथे साथी को ढूंढ रहे हो? हा हा हा, तुम गिनते क्यों नहीं कि हम कितने हैं? आरव ने कैमरा घुमाया। स्क्रीन पर मेघा, कबीर और आरव दिख रहे थे। ईशान कैमरे के फ्रेम से गायब था। मैं गाइड नहीं हूं, ईशान के मुंह से झाग निकलने लगा। मैं जिंदा नहीं हूं, मैं वही हूं जो हर 50 साल बाद एक नया शरीर लेता है ताकि भानगढ़ को नया खून मिल सके। 20 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक बेवकूफ था जो यहाँ जिद में आया था। भानगढ़ भूखा है, इसे आत्माएं नहीं, इसे वो यादें चाहिए जो दुनिया बाहर भूल चुकी है। ये यादें ही इसका भोजन है। किले की दीवारें धड़कने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर जोर जोर से सांस ले रहे हों। उन सब की आत्माएं जो यहाँ कैद थीं, अब एक साथ चीख रही थीं। सुबह होने में अभी भी लंबा समय था। महल का फर्श उनके पैरों के नीचे धंसने लगा। आरव को एहसास हुआ कि अगर कोई एक यहाँ नहीं रुका तो भानगढ़ किसी को बाहर नहीं जाने देगा। आरव ने अपना कैमरा स्टैंड पर लगाया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक भयानक शांति थी। कबीर, मेघा, भागो यहां से, अभी आरव चीखा। नहीं आरव, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेघा ने उसका हाथ पकड़ा।
पर उसकी पकड़ में अब जान नहीं थी। आरव ने दर्द से मुस्कुराते हुए मेघा का हाथ छुड़ाया। मेरे पिता की मौत के बाद मैं हमेशा डर से भागता रहा। आज मैं उस डर के सामने खड़ा होना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ रुक गया तो शायद रत्नावती और तुम्हारी माँ जैसी हजारों अनसुनी चीखों को एक आवाज मिल जाएगी। आरव ने कैमरे का बटन दबाया और उसे मेघा की तरफ फेंक दिया। ईशान के शरीर से एक काली चिपचिपी छाया निकली और आरव को अपने शिकंजे में ले लिया। आरव की आखिरी चीख हवा में घुल गई, जैसे उसे कभी सुना ही न गया हो। कैमरा गिर गया। सिर्फ अंधेरा और भयानक सन्नाटा रिकॉर्ड होता रहा। सुबह की पहली धुंधली किरण जब भानगढ़ की दीवारों पर पड़ी तो मुख्य द्वार एक भयानक चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। मेघा और कबीर बाहर निकले। वे चल नहीं रहे थे, वे घिसट रहे थे। उनकी रूहें कांप रही थीं, आंखें खाली थीं। उनके पीछे भानगढ़ फिर से एक शांत लेकिन खून से सना खंडहर बन चुका था। एक फॉरेस्ट गार्ड को झाड़ियों में आरव का कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, सिर्फ हवा की भयानक सरसराहट और अंत में आरव की एक दर्द भरी फुसफुसाहट। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, भानगढ़ ने हमें नहीं मारा, उसने हमें खुद में बसा लिया है। सूर्यास्त के बाद भानगढ़ खाली नहीं होता, भानगढ़ भर जाता है उन चीखती हुई आत्माओं से जिन्हें दुनिया ने कभी सुना ही नहीं। मेघा ने पलटकर किले की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक भयानक सदियों पुराना दर्द था। उसकी आंखों में रत्नावती की झलक थी। उसने कैमरे को अपने सीने से लगा लिया। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब कोई हमें नहीं भूलेगा।